नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मैं राशिद अली। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल 2019 यानी कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा और अग्नि परीक्षा इसके साथ ही कांग्रेस की भी। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री कौन। लेकिन उस सवाल के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए बिसात बिछानी शुरू हो चुकी है और उसके समीकरण किस तरह बनाए जा रहे हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। एक खबर आई है जो आपको बिल्कुल चौंका देगी। खबर में ऐसा क्या है आप भी देखेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। ये मामला आपको पहले लगेगा कि शायद जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन ये जो समीकरण है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर अब किस तरह से बिछा बिछनी शुरू हुई है। एक समुदाय में, एक विशेष समुदाय को लेकर एक ये खबर है और उस समुदाय के लिए आखिर अब उसमें कैसे बिछा बिछनी शुरू हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर समुदाय को लेकर जब चलते हैं तभी सरकार बनती है। और एक खबर है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शिया सुन्नी फार्मूला 2019 से पहले बिछ रही है मुस्लिम सियासत की बिसात। 25 मार्च को लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में बैठक हो रही है जिसमें शिया मसलक और सूफी मत के मानने वालों का जमावड़ा हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है शिया व सूफी सद्भावना सम्मेलन। आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति और क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत में नया दांव चला जा रहा है। शिया और सूफी एकता की नई बात की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 25 मार्च को लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में बैठक हो रही है, जिसमें शिया मसलक और सूफी मत के मानने वालों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है शिया व सूफी सद्भावना सम्मेलन। इसका मकसद है कि आतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का बताया जा रहा है। तो वहीं इस बैठक का आयोजन शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने किया है, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों को भी बुलाया गया है। सूफी मत के मानने वाले कई दरगाह व और खानकाहों के नुमाइंदे इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें किछौछा, मकनपुर, देवा शरीफ के अलावा दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन दरगाह और अजमेर शरीफ दरगाह के सूफी संत भी शामिल हो रहे हैं। इस जलसे के बारे में मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि मुसलमानों को बादशाहों के जरिए पहचाना जा रहा है, जो गलत है। कहा जा रहा है कि किसी ने रोम को फतेह किया तो किसी ने ईरान पर जीत हासिल की। इस्लाम बादशाहों के जरिए नहीं बल्कि इमाम हुसैन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जरिए पहचाना जाना चाहिए। जो अमन की बात करता है, दाइश, तालिबान और ISIS की विचारधारा इस्लाम की विचारधारा नहीं है। इस जलसे में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम की शुरुआत भी की जाएगी। तो वहीं शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है वो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शिया और सुन्नी में समानता है, क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हिंदुस्तान में शिया मसलक के मानने वाले तकरीबन 3 से 4 करोड़ होने का दावा किया जा रहा है, जो ईरान के बाद दूसरे नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक मुस्लिम आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा शिया मुस्लिम धर्म के मानने वालों का है। कश्मीर के कारगिल में सुदूर तमिलनाडु तक ये संप्रदाय फैला हुआ है, हालांकि इनका मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस तरह से सूफी मत के मानने वाले देश में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन खानकाहों और दरगाहों के बीच बटे हुए हैं। मौलाना कल्बे जवाद के मुताबिक दोनों में तकरीबन 90% समानता है। शिया की तरह ही सूफी मत के मानने वाले इमाम हुसैन को मानते हैं। मुहर्रम के दौरान शिया की तरह ही गम मनाते हैं। सूफी मत के मानने वाले अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शाहबाज कलंदर के अनुयायी हैं, जो 11वीं सदी के संत हैं। इनकी दरगाह पाकिस्तान के सहवान सिंध में है। ये तो रही अब तक के इनकी बीच की बात कि आखिर जो इमामबाड़े में होने वाला है तो उसमें क्या है, आखिर सियासत क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल आज़ाद भारत की राजनीति में देवबंदी मत के मानने वालों को ज़्यादा महत्व मिला है, जिसकी वजह से सूफी मत और शिया संप्रदाय के लोग राजनीतिक के तौर पर हाशिए पर हैं। हालांकि इनकी तादाद कम नहीं है। कांग्रेस की राजनीति में भी देवबंदी मसलक के मानने वालों को महत्वपूर्ण पद मिलता रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में सूफी मसलक को जगह देने की कवायद
अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। बरेलवी मसलक के तौकीर रजा को कांग्रेस में शामिल किया गया, लेकिन विवाद के नाते वह कांग्रेस से अलग हो गए। तो वहीं अब बीजेपी की सियासत में मुस्लिम, आखिर क्या है इसमें, देखते हैं। हालांकि बीजेपी की सियासत में मुस्लिम को जगह कम मिल रही है, लेकिन बीजेपी ने शिया मत के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी जाने माने नाम केंद्र में मंत्री हैं। मोहसिन रजा को यूपी में मंत्री बनाया गया है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद गैरुल हसन रिजवी को नियुक्त किया गया है। ऐसा संयोग शायद पहली बार दिखाई दे रहा है कि एनडीए की पहली सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे। बाद में शाहनवाज हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया, जो सुन्नी है, लेकिन एनडीए की पहली सरकार में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की शुरुआत हुई, जिसके कर्ता धर्ता मिर्जा मोहम्मद अतर थे, लेकिन इसके हिमायत वाजपेयी जी के सहयोगी लालजी टंडन थे। तो वहीं बीजेपी को शिया सूफी मत मुफीद लग रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि इसका विभाजन बीजेपी की रणनीति के लिए फायदेमंद है। यानी कि आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं, बीजेपी को शिया सूफी मत मुफीद लग रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि इसका विभाजन बीजेपी के लिए राजनीति के लिए बीजेपी की राजनीति के लिए फायदेमंद है। हालांकि कई मुद्दों पर मुसलमानों के तमाम मसलक एकजुट हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के मसले पर सबका स्टैंड एक ही है कि कोर्ट के फैसले को सभी मानेंगे। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कहानी अलग है, लेकिन उनसे शिया धर्मगुरुओं ने भी किनारा कर लिया है। वहीं पीएम मोदी जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बोले, बीजेपी मुस्लिम के बीच आपसी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई बार बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम शिया सुन्नी के बिखराव की वकालत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी सूफी और शिया मसलक के लोगों को तरजीह दिया, लेकिन ट्रिपल तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिलने का वक्त नहीं दिया। सूफी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री हिस्सा भी लेते हैं। 1 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री ने इस्लामिक हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। जी हाँ, लेकिन मुस्लिम परस्त राजनीति से परहेज। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या निचोड़ है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मुस्लिमों को लेकर सियासत में नया बदलाव देखने को मिला है। जिस मुस्लिम वोट के लिए कई पार्टियां जी जान लगा रही थी, अचानक अपनी हार की वजह से मुसलमानों को बताने लगी हैं। वो अचानक अपनी हार की वजह मुसलमानों को बताने लगी हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बताकर बदनाम कर रही है, जबकि कांग्रेस ऐसी नहीं है। जाहिर है कि राजनीति की मजबूरी की वजह से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। मुस्लिम राजनीतिक तौर पर अछूत दिखाई पड़ रहा है। 2014 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस ने एक एंटनी कमेटी बनाई, जिसने कांग्रेस के हार का कारण मुस्लिम परस्ती को बताया था। हालांकि कांग्रेस के इस रिपोर्ट पर तमाम मुस्लिम संगठन आपत्ति जता चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ प्रचार किया कि वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। तो वहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी ज़्यादा पेशरफ्त यूपीए सरकार नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के लागू होने में यूपीए सरकार ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिर ये जो समीकरण है कि कैसे शिया सुन्नी, फिर कैसे अल्पसंख्यक, और फिर कैसे अगर कांग्रेस हारी तो उनका बयान आता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताया था और इसलिए वो हार गई। लेकिन अब 2019 में अब ऐसा तो कुछ साफ है नहीं कि 2019 में कोई किसी एक समुदाय की वजह से हार जाए। अगर अब लड़ाई है तो अब लड़ाई है उनके वादों की, जो सरकार ने जो वादे किए थे। अब लड़ाई किसी समुदाय को लेकर नहीं। कई राज्यों में जो हुआ वो हमने देखा कि वहाँ किसकी सरकार थी और जैसा वहाँ पर हुआ। लेकिन अब लड़ाई है, अब सारी जनता, देश की जनता जान गई है कि आखिर अब लड़ाई किसकी है। अब लड़ाई बेरोज़गारी की, गरीबी की, महंगाई की, 15 लाख की
किसानों की, पेट्रोल डीजल के दामों की, सब्जियों के दामों की, बढ़ती महंगाई की, जीएसटी की, नोटबंदी की। आखिर जनता ये सब भूली नहीं और जनता अब उसी को वोट देगी जो समुदाय की राजनीति नहीं, किसी धर्म की राजनीति की नहीं, बल्कि वो इंसानियत की राजनीति करता हो, जो इंसानों के लिए काम करता हो, जो जनता के लिए काम करता हो। अब जनता उस पर आएगी। अब जनता फैसला इन विचारधाराओं को रखकर नहीं, बल्कि समाज के लिए क्या कार्य हो रहे हैं उनके लिए करेगी। तो जाहिर सी बात है, ये समीकरण जो कि 2019 से पहले बनने लगे हैं, और देखना वाली बात होगी क्या अब वोट इनके आधार पर होगा या फिर जनता अपनी समस्याओं के आधार पर वोट करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।